हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईओएस बोर्ड के साथ जो है सीबीएसई का भी एक सिलेबस है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया और जो है समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो ये समझाया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों जो है भाषा में समझाया जाएगा। तो ये जो है चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एनआईओएस बोर्ड के लिए और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर हम जानेंगे रेडक्स रिएक्शन क्या होती है। बहुत तरह की चीज़ें हम इसमें समझेंगे और उस पर जो है एनालाइज करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईओएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th NIOS and CBSE both classes are syllabus. Every day we observe different types of changes in our surroundings. Some of these changes are very simple and are of a temporary nature. Some other are really complex and of a permanent nature. We eyes keep in the tumbler in the exposed to the atmosphere. It is a melt and converted into water. When the tumbler containing this water is kept in a freezer, it is converted again into ice. Thus this is the temporary change and the substance come to the original form. Such changes are physical changes. However, milk once converted into the curds cannot be converted into milk. Such changes are chemical changes. These changes are permanent nature. Both physical and chemical changes are integral part of our daily life. We can present this change in the form of an equation. In this lesson, we shall discuss how to write and balance chemical equation. We shall also describe different types of chemical reaction. दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि ये हमारा जो चैप्टर है ये 10th क्लास के लिए है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे एनआईओएस बोर्ड के हों, दोनों ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में ही जो है केमिकल रिएक्शन जो है यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे हम देखेंगे
कि जो कुछ चीज़ें जो होती है हमारे वातावरण में जो होती है टेम्परेरी के टाइम के लिए होती है, और कुछ जो होती है परमानेंट के लिए होता है, यानी सदैव के लिए वो बदल जाती है। कहते हैं इसमें जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया था कि इसमें आइस की बात बताई जाती है। आपको पता है कि आइस जो होती है डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, उसको पानी में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, और जो आप उसको फ्रीजिंग करोगे पानी को तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेंजेस जो होती है एक तरह के देखा जाए तो एक फिजिकली यानी जो है भौतिक चेंजेस के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। सेम अदर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मिल्क होता है, यानी दूध जो है, दूध को चाहो तो आप दही में कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो, बदल सकते हो ना, लेकिन दही को दूध में कन्वर्ट करना संभव नहीं है। तो इसको जो हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, यानी रासायनिक जो बदलाव होती है वो होता है इसमें, तो दोबारा से चेंज करना इसमें संभव नहीं है। इस चैप्टर में जो है हम बहुत कुछ समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों को जो है बैलेंस हम किस प्रकार करते हैं। बैलेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बैलेंस नहीं कीजिएगा तो जो कोई भी रिएक्शन होगा वो विनाशकारी होता है, ये मैं सदैव ही बोलता हूँ, क्योंकि अधूरा जानकारी भी खतरनाक होता है। अगर कोई केमिकल को अगर बैलेंस ना किया जाए तो वो भी सदैव खतरनाक ही सिद्ध होता है। तो इसमें जो है हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये सारी बातें जो है इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। टुडे वी आर लर्न राइट एंड बैलेंस सिंपल केमिकल इक्वेशन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, explores there a relationship between two mole, mass and volume of various reaction and products. Classify the chemical reaction and as a combination, decomposition, displacement and double displacement reaction and etc. Define the oxidation and reduction process, redox reaction and correlates this with the cohesion and density and other aspects of daily life. दोस्तों यहाँ पर जो है हम हर तरह के बैलेंस के बारे में समझेंगे, जानेंगे, जिसमें आपके समक्ष जो होगा कम्बिनेशन, डिकम्बिनेशन, सारे तरह के होंगे, ठीक है। साथ में आपके जो होंगे वो होंगे कि जंग किसे के जंग लगना क्या होती है, फिर से जो आप चिप्स इतने सारे खाते हो तो उसमें कौन सी गैसें दिया जाता है, तो रेंसिटी में आ जाती है। तो जो हमारे जीवन में जो असामान्य घटनाएँ घटती है उसके बारे में भी हम इसमें विचार विमर्श करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। Today our topic is chemical equation. You must have observed many chemical changes in a nature, in your surrounding and in your daily lives. Let's perform few activities to observe of changes. Take a 2 centimeter long magnesium ribbon. Clean it with a pieces of the sandpaper. Hold it firmly with a pair of tongs and heat it over the spirit lamp or a burner until it's warm. Keep the ribbons as far as possible for your eyes. What do you observe? The magnesium ribbons burn with the dazzling lights and liberate a lot of heat. It is soon converted into the white powder substance. So in this figure, the tongs as the hold a ribbon, magnesium ribbon, and burn it. The particle of MgO यानी magnesium oxide are formation. The white powder of MgO from a Chinese dish. The experiment of burning of magnesium ribbon. दोस्तों जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो कि यहाँ पर जो है मैग्नीशियम रिबन को जो है हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि जलाने से पहले जो है मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है एग्जामिनर के समक्ष। और दूसरा जो बनता है इसमें कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब जलता है तो क्या फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जो है वाइट पाउडर यानी सफ़ेद जो है पाउडर के रूप में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और जब इसको जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है
जलती है और इसके साथ जो है कुछ पार्टिकल मैग्नीशियम के जो है उसके साथ गिरती रहती है, जो कि आप चाइना डिश में जो है आप उसको कलेक्ट कर सकती हो। तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है, कई बार एग्जामिनर का जो है ये फेवरेट रहा है। The next part is how does one describe these chemical changes? The two reactions mentioned above can be written as a word of flow. Magnesium plus oxygen reactant, a formation of magnesium oxide product, and zinc plus disulfuric acid, the formation of zinc sulfate plus hydrogen gas formations. A substance which undergoes a chemical changes is called reactant, and the substance which is formed as a result of chemical changes is called product. In reaction, magnesium and oxygen undergo two chemical changes and they are the reactant. In a reaction 2, zinc and sulfuric acid the reactants, and similarly in the reaction 1 magnesium oxide is a new substance is formed. It is the product. Can you now say that what is the product is a reaction? Yes, it is a zinc sulfate and hydrogen. In a chemical reaction, the reactants are written on the left hand side and product is written on the right hand side. This change of reactants into the product is shown through as an arrow. Use of plus sign is made then there are more than one reactants or there are more than one product. Let us see if you can complete this reaction given below. Calcium chlorines and calcium chloride means calcium chlorides is a center is a use of plus and chlorine calcium chloride is a use of equal. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आपने वहाँ पर रिबन जलाया था तो उसकी फॉर्मेशन क्या हुई थी। देखिए, मैग्नीशियम के साथ जब हम ऑक्सीजन को जो हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे समक्ष जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और रिएक्टेंस जो होती है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की होती है। ऐसा ही जो दूसरा हमारे समक्ष था एग्जाम्पल जिसमें जिंक जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है इसको रिएक्शन करवाया गया तो हमारे समक्ष जो प्रस्तुत हुआ जो प्रोडक्ट बनी वो बनी जिंक सल्फेट का, जो कि हाइड्रोजन के साथ वो गैस निकला। कहते हैं इसको रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस का आना संभव ही होता है। कहते हैं सब्सटेंस अंडरगोस टू केमिकल चेंजेस कॉल्ड। देखिए, जो सब्सटेंस जो होता है केमिकल चेंजेस के थ्रू होता है उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं, और जो सब्सटेंस जो होती है केमिकल रिजल्ट क्या में कुछ बनती है वो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, तो उसको हम प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन किया है तो आपको जो फॉर्मेशन हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हुई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हमने किया था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जो हमने रिएक्शन करवाया था तो हमारे समक्ष था जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस जो कि वो रिलीज़ किया था। तो ये जो है सिंपली फॉर्म में आपके समक्ष था, इसमें कोई भी आपको देख सकते हो कि यहाँ बैलेंस की कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे बैलेंस करने की हमें अत्यंत आवश्यक होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आगे भी बताया गया है। कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिटन अ केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड, रिटन अ केमिकल इक्वेशन, is there any other shorter way for the representing a chemical changes? Yes, this can be done through a chemical equation. A chemical equation can be made a more concise and useful if we use a chemical formulas. Instead of word, in the preview lesson, you have already studied how to represent a compound with the help of a chemical formula. Now, if you substitute and formulas of magnesium and oxygen and magnesium oxide for their word equation, we are get Mg plus O2. Friend, Mg plus O2 is equal to MgO. Friend, here it is not a complete balanced. Similarly, substituting of formulas from what is equation B, we get zinc plus hydrogen sulfide. The formation of zinc sulfide plus
हाइड्रोजन गैस रिलीज। दोस्तों हमारा जो इस टॉपिक में है, जो हमें लिखना सिखाया जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार लिखें। जैसे कि आपने दो एग्जाम्पल आपने देखा था, तो वहाँ तो सिर्फ हम नाम से ही रिप्रेजेंट किए थे। तो मैंने पहले ही कह चुका था कि हम जो है इसको आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, समझेंगे। तो इसमें यही बात को समझाने की कोशिश किया गया है कि अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मैग्नीशियम एक ही है, ऑक्सीजन दो है, बट जो फॉर्मेशन हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो MgO, तो ये जो है अनबैलेंस्ड है। इसको भी हम बैलेंस करना सीखेंगे। साथ में इसका दूसरा जो रिएक्शन बताया गया था जिंक और जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो उसमें जिंक और सल्फाइड जो है हमारा बना था और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ हुआ था। तो इस तरह से जो है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिखते टाइम ये बात बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये बैलेंस है कि नहीं। अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो ये जो है आपके लिए जो है सही नहीं रहेगी। डू यू रिमेंबर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स स्टडी इन द प्रीव्यू लेसन? अकॉर्डिंग टू इट द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंस should be equal to the marks and number of atom present in product. Let's count the number of atom on both side, left hand side and right hand side of the chemical equation. We find that equation the number of oxygen atoms on the right hand side and the left hand side are not equal. However, in the numbers of atom on the both side is equal. Such a chemical equation in which the number of atom is not equal to the both side of the arrow, but still present of chemical are called to the skeletal chemical equation. A skeletal chemical equation can be balanced by using suitable coefficient in their equation. We shall study the balancing of chemical equation in following section. दोस्तों यहाँ पर आपको शायद याद ही होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स के जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेसन में, उसमें हमने जाना था कि इसके जो अनुसार जो था द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंस एंड शुड बी इक्वल टू द मार्क्स एंड नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये तो चलिए बहुत ही आसान था ये भी। लेकिन अगर जर्नली आप देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स का डेफिनेशन सिंपल अगर आपको याद करना है तो आप सिंपली ये याद कर सकते हो कि लॉ ऑफ conservation of marks state that marks can neither be created and nor be destroyed in a chemical reaction. तो ये भी आप जो है सिंपली याद कर सकते हो। कई जगहों पर ये लिखी होती है क्योंकि NIUS में जो है इन्होंने अपना वर्ड दिया है, बट बहुत से CBSE में आप यही देखोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स का स्टेट दैट मार्क्स कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी बहुत आसान रहता है आपके लिए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, एग्ज़ाम व्यू से भी। तो ये चीज़ें याद करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे यही बात बताई गई है कि आपको जब इक्वेशन लिखना होता है, तो अभी आपने देखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था तो हमारा MgO बना था। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है दो परमाणु जुड़े हुए थे, ये आपने देखा था, और इधर साइड जो है कहीं दो हमें देखने को नहीं मिला। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ये जो बैलेंस हुई वो जो थी एकदम जो थी कंकाली थी, ठीक है, यानी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन थी, कंकालीय रासायनिक समीकरण थी। क्यों? क्योंकि कारण इसका ये था कि दोनों तरफ वो बैलेंस नहीं थी। जब तक वो बैलेंस नहीं होगी तब तक जो है वो कोफिशिएंटली इक्वेशन नहीं बनेगी, और इसको बनाने के लिए आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। अगर बैलेंस नहीं कीजिएगा तो ये जो है नहीं बैलेंस कहलाएगी, ठीक है। आगे जो हम समझेंगे तो और भी इसके बारे में जानेंगे कि और बैलेंस हम जो है कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन सी सिंबल्स, कौन से रिएक्शन क्या करने चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स, मैटर कैन बी नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। Thus, marks of each element present in the product of a chemical reaction must be equal to the marks present in the reactants. Second definition. In other words, the number of atoms is each element remain the same before the after a chemical reaction. In a balanced chemical equation, number of atom of particular element present in the reactant and product must be equal.
If not equal is said to be a not a balance. Let's consider the above two equations. Magnesium plus oxygen. Magnesium Mg1 1 molecules and oxygen is 2 molecules, but it is a product is MgO. It's not a balanced. Secondly, zinc and H2SO4. The product is ZnSO4 plus H2O. Here is already balanced the equation. How to different? Which one of the above two is a balanced? It is a which above that is equation is 4 is a balance as the number of zinc and hydrogen and sulfur atom are equal on the both side of the equation. Therefore, equation is said to be a balanced chemical equations. Now that about equations 3, by the simple inspections we can see that the numbers of atom is a magnesium in their reactant said to equal to the number of atom of magnesium in the product side. However, the number of atom of oxygen on the reactant side is 2, but only 1 atoms of oxygen in the product side is MgO. To make a same number of atom of oxygen in the product side, we shall have to be written 2 MgO. Now to the equation become Mg plus O2 is equal to 2 MgO. दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ही था कि जो बैलेंस हम करते हैं केमिकल इक्वेशन वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी किया था कि कोई भी केमिकल को ना तो हम उसको विनाश करते हैं ना हम उसको सूजन करते हैं, यानी उसको एक रूप से हम दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनती है ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसको विनाश कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंजेस कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मार्क्स के जो है डेफिनेशन है। मैटर कैन बी नेदर बी अ क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कभी भी हम इसको उत्पत्ति नहीं कर सकते ना विनाश करते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं। तो ये सच्चाई भी है और इसको हमें समझना भी है। यहाँ पर हमने जो है 2 इक्वेशन देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए जिसमें MgO बनाया था और जिंक को जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके दिखाया था। तो चलिए, मैग्नीशियम प्लस O2 जो है ये अनबैलेंस था। मैंने पहले ही बताया था कि ये रिएक्शन जो हुई है वो अनबैलेंस हुई है। लेकिन सेकेंड जो है जिंक सल्फेट, जिंक प्लस H2SO4, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बेटा बना ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए इसमें देखो इधर साइड देखिएगा लेफ्ट साइड, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो इट मीन कि ये बैलेंस्ड है। जिंक भी है, एक इधर है इधर भी एक है, तो जिंक भी बैलेंस्ड हो गया। और SO4 है तो इधर भी SO4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट था वो अनबैलेंस है, यानी ये नहीं बैलेंस है, यानी इसका जो समीकरण संतुलित नहीं है। तो ये बातें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इसको संतुलित कैसे करें। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि हम इसको इक्वेशन को बैलेंस जो है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं मैग्नीशियम के नीचे 2 लगा देते हैं प्रोडक्ट में, जो कि हमेशा ही गलत होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको बैलेंस करने के लिए मिले तो कभी पावर के रूप में इसको सो नीचे नहीं लिख सकती हो। ये सदैव जो है इक्वेशन लिखने के पहले लिखा जाता है, जैसे कि इस इक्वेशन में लिख के दिखाया भी गया है कि Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO। हमेशा याद रखना कि जब भी बैलेंस करना है जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर 3, 4, 5 जो भी मर्जी अगर बैलेंस आता है वहाँ पर लिख सकती हो। ठीक है, लेकिन इसका जैसे ऑक्सीजन में लिखा हुआ है O2 लिखा हुआ है, नीचे उसके पैरों में 2 लिखा हुआ है, वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट के समय ही रहेगा, लेकिन इसका जब फॉर्मेशन होती है तो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। जब भी बैलेंस करना है तो इसको जो है पहले लिखना होता है, जैसे 2 MgO लिखा गया है, एंड 2 सदैव पहले होगा, चाहे वहाँ 4 हो चाहे किसी भी रिएक्शन के साथ हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए। अगर ऐसे नहीं लिखते हो तो शायद जो है आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा और आप जो है मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये बातें आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इन द above equation there is a shortage of 1 atom is a magnesium on the left hand side for balancing the number of magnesium atom. We need to put up 2 before Mg and their equation become a 2 Mg plus O2 is equal to 2 MgO. Here is a complete balance.
Now, the number of magnesium and oxygen atoms is equal on the both side of the arrow, and the e- chemical equation is said to be a balance. This method of balancing of a chemical equation is called to heat and try method. Friend, what is called to the balance is a heat and try method. And let's consider another reaction for it and the balancing the chemical reaction when the steam and pass over to the red hot iron hydrogen gas is involved to the magnetic oxide of iron Fe3O4 is obtained. This can be expressed as Fe plus H2O is equal to Fe3O4 plus H2O. If we examine the above equation, we find that equation is not be balanced. Let us try to balance it using to the following step. The first step, study the equation carefully and write the number of atom different element in the imbalance equation. Fe plus H2O is equal to Fe3O4 plus H2O. Friend, here is a Fe is a other side is a 3 and this side is a only 1. So no balance. Why is not balance? There is a see the table, compare the number of atom different element, its reactant and product. The number of atom in the reactant side is a Fe1, hydrogen 2, oxygen 1. But other side is product side. Iron is a 3 and hydrogen is a 2 and oxygen is 4. It means to not balance. Second step, we should be start balancing with the compound that are constant of maximum number of atom. The compound may be a reactants or product in compound. Select the element which is the maximum number of atom based on their selected to H3O4 in the above equation. In a Fe3O4, then element oxygen has the maximum number of atom. There are 4 oxygen atom on the right hand side and only 1 oxygen atom on the left hand side of the arrow. For balancing the oxygen atom, we can put the coefficient 4, means 4H2O. Now the equation become Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus H2O. Particularly is balanced, but third step is here Fe and hydrogen and iron hydrogen atoms are still not be balanced because iron is there is side is 1 and other side is a 3. It is not a balance. Hydrogen is not balanced because there is side is hydrogen is a 8 and other side is a only 2. It means to no balance. Let us balance the hydrogen atom. For this make a number and molecules of hydrogen as a 4 on the right hand side of the arrow. The equation now become Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2O. Here the hydrogen is a balanced and oxygen is a balanced, but iron is a not balanced. Let's take a other step. Fourth, now out of the 3 element only iron remaining the imbalance. For balancing iron, we written 3 atom of iron on left hand side. The equation become a balanced. Here Fe3 plus 4H2O and Fe3O4 plus 4H2O. It is a balance. And finally, their fifth step, the finally count the number of atom all the 3 element on the both side of the arrow. You will be find that number of atom of oxygen, hydrogen and iron on the both side of the arrow are equal, and the balance equation is obtained as 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2O बैलेंस। दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम को इक्वल करने का जो है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ बताया गया है केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, और जो बैलेंस होती है कोई भी रासायनिक समीकरण तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड इसमें बताया गया है कि हमारे समक्ष जो है कोई भी जो जैसे कि आयरन है और ऑक्सीजन है तो उसके साथ कैसे हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये इसको हम जो है रेड हॉट आयरन को जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको समक्ष जो होगा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है Fe plus H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2।
दोस्तों इसको जो है हम अलग अलग स्टेप में जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम बैलेंस कैसे करें। देखिए दोस्तों, कहते हैं बैलेंस करना आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत आसान तरीके से जो है आप बैलेंस करना सीख जाइएगा। तो देखते हैं हमारा स्टेप जो है, पहला स्टेप में कैसे आप जो है इसको बैलेंस को पकड़ सकती हो। पहले स्टेप में तो आपको ये देखना है कि हमारे जो है टेबल में आपने क्या करना है, रिक्टेंस और जो है हमारा प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद बना है और जो हमारा ये दोनों को हमने उसको पहले तो केमिकल देख लेना है कि क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर आयरन के रूप में जो हम रिक्टेंस दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वही प्रोडक्ट में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। हाइड्रोजन में इसमें 2 दिया हुआ है और इधर भी 2 है। तो ये तो चलो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस दिखाया गया है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ 4 है, तो इतने डिफरेंट है। तो इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और एनालाइज भी करेंगे कि आखिर हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है देखते हैं। जैसे कि दूसरा स्टेप में आपके समक्ष बताया गया है, देखिए इसमें आप नोट कीजिएगा तो इसमें सबसे बड़ा जो है ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन इधर साइड 4 है, 4 है, ठीक है, और इधर जो है ऑक्सीजन 1 है, अगर हम इसके जो है पहले में 4 लगा दें तो इसका मतलब जो है ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया, यहाँ पर जो है हमने 4 लगा दिया यानी H2O में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले 2 था, अब जो हाइड्रोजन हो गया है 8, लेकिन इधर साइड जो है आपके समक्ष सिर्फ 2 ही दिख रहा है। तो इसमें जो है कितनी कमी हो पड़ गया, 6 की पड़ गया। अब इसको जो है हमें 8 कैसे करना पड़ेगा। जब तक हम इसको 8 नहीं करेंगे तब तक जो है ये बैलेंस नहीं होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने 8 क्यों बोला, क्योंकि जो 4 आपने लगाया था जो हाइड्रोजन के साथ 2 था, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं यानी टोटल 8 हो जाते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाता है। तो ये बात याद रखना कि जो हमने यूज़ किया है और जो इसके पैरों में लगे होते हैं पावर के फॉर्म में, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर जो है टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है थर्ड स्टेप में आप जो है हम हाइड्रोजन को जो है बैलेंस करने के विचार करेंगे। आपको मैंने बताया भी था कि हाइड्रोजन जो है 8 हो चुका है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो है दोस्तों हम थर्ड स्टेप में जो है हाइड्रोजन को जो है बैलेंस करना सीखेंगे। आपको तो पता ही है कि मैंने जो बताया था आपको कि हाइड्रोजन जो था 8 हो चुका है, ठीक है। जब हाइड्रोजन 8 हो गया बट इधर साइड जो था 2 ही था, तो इसको बैलेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब देखिए कि यहाँ पर 8 हमने जैसे किया तो हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 4 जो है लगा जोड़ दिया। अब 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होता है, तो इसका मतलब जो है हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे समक्ष जो है हाइड्रोजन हो गया पूरा संतुलित, ऑक्सीजन पूरा संतुलित हो गई, लेकिन हम एक चीज़ को भूल रहे हैं, वो है आयरन। आयरन यहाँ पर जो है 1 है और इधर साइड जो है 3 है, तो इसको बैलेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो पूरा इक्वेशन भी बैलेंस नहीं माना जाएगा। तो 4th स्टेप में हमने यही बात को जो है दर्शाने की कोशिश किया है कि इसके अगर हम साथ देखिए इधर 3 है, अगर इधर हम 3 जोड़ दें, 3 से हम इसको मल्टीप्लिकेशन में रख दें तो हमारा जो होगा ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है इसका 5th स्टेप में यही बात दर्शाया गया है कि अगर हम Fe3 कर दें यानी 3Fe कर दें तो इसका मतलब जो है पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस किस रूप में हुआ है, इधर साइड जो है Fe3 है और इधर भी देखिएगा तो Fe3 ही है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है, तो ये इधर भी हाइड्रोजन जो है 4 × 2 8 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, इधर भी 4 ही है। तो इस तरह से जो है हमारा बैलेंस कंप्लीट हुआ। आपको जो है इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है, ठीक है, और इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी पेन लेके भी आप बहुत आसानी से समझ सकती हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉपी पेन से भी आपको समझाऊं तो आपको जो है मुझे प्रोत्साहित करना पड़ेगा और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करना पड़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो मेरे पास टेक्नोलॉजी भी बढ़ेंगे और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये तब होगा जब आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दूसरे बच्चों को बताइएगा, तो क्या पता उनको भी समझ में आए, अगले को फॉरवर्ड कर दें। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाठी स्टडी बहुत ही हेल्पफुल है, जिसको मैं बताता ही रहता हूँ। वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव्स इन द बैलेंस इक्वेशन
3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus H2. We have no information about the physical state of the reactants and the product, whether they are solid, liquid or gas. By using for a solid, for liquid and for a gases along with the reactants and products, we can make a chemical equation more informative. Thus, the above equation can be written as 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2O. Here, by their side of H2O clearly indicate that the water used in the reactants is in a form of steam of gas. Friend, there is clear understand there is a use of the water is a steam or gas. Further, if reactants or product is taken to solution in the water, we are dominated by their return of AQ. For example, CaO plus H2O is the formation is Ca bracket OH bracket 2 aqua AQ aqua slacked limes. Sometimes the reaction conditions such as a temperature, pressure and catalysis etc. For the reaction are also indicated above and are below their arrow on the equation. For example, CO is gas and H2O is gas is equal to CH3OH, and secondly is 6CO2 plus aqua 6H2O, and this is 6H12O16 plus 6O2. यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन को बनाते हैं तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है। आपको यहाँ पर याद रखने वाला अत्यंत इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। अगर मान लीजिए वो सॉलिड है तो S से डोनेटेड होगी, अगर वो लिक्विड है तो L से होगा, अगर वो गैस फॉर्म है तो G से रिप्रेजेंट होगा। तो ये बातें आपको जो है बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि याद रखना जो सॉलिड होगा उसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड होगा उसको L से करेंगे और जो G होगा उसको हम जो गैस होगा उसको G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये फॉर्मेशन बनती है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक इक्वेशन है, जैसे Fe3 जो था सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, S से है ना तो सॉलिड है, और जो यहाँ पर 4H2O था तो वो गैस के फॉर्म में था। तो इसका मतलब जो है जो फॉर्मेशन हुई Fe3O4 का वो आपका सॉलिड था और 4H2O जो था गैस के फॉर्म में फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर जो है गैस के लिए साइड हम H2O यूज़ क्लियर इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो था या तो गैस में था या स्टीम के फॉर्म में था, ठीक है, ये बात डोनेट करता है ना, क्योंकि गैस निकला है तो गैस कब निकलता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तभी गैस निकलता है। ये तो सिंपल सी बात है आपको समझने के लिए। तो इसके लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर, अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं स्टीम और गैस के लिए तो आपको जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा AQ। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हो क्विक लिम्स के साथ किया गया, यानी आप कह सकते हो चूने का जो है चूने पत्थर के साथ जो है जल को मिलाया जाता है तो आपको पता है कि भुजा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। तो आपको जो भुजा हुआ चूना होगा वो गर्म यानी एक्वा फॉर्म्स में होंगे, यानी एक्यूम के फॉर्म में होंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है इस इक्वेशन को और आपको समझने के लिए भी। कहते हैं दोस्तों इतना क्लैरिटी शायद आपको समझ ही कभी आया ही ना हो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें जो है यहाँ पर हर एक बात को जो है रखी जा रहा है आपके समक्ष, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप चूने पत्थर को जो है आप पानी के रिएक्शन करके घर में भी जो है अपने जो है बड़ों के समक्ष करके देख सकते हो, क्योंकि अकेले में मत करना, क्योंकि गलती से अगर आप पानी डाल देते हो चूने के पत्थर में तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप करके देख लेना, या अपने बड़ों से भी पूछना कि जब हम जो पानी में जब हम डालते हैं, ठीक है, जो हम जैसे सफ़ेदी आप लोग करते हो, सफ़ेदी करने के लिए भी जो है चूना पत्थर लाया जाता है, ठीक है।
तो ये दिवाली के समय तो हर घर में मिलता ही है। आजकल जो है ये बिल्कुल ही फ्री फायर करके आपके समक्ष उपस्थित होता है, यानी न्यूट्रलाइज करके आपको दिया जाता है। लेकिन पहले के समय में पूछना, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना कि जब आप पत्थर लाते थे वो ईंट के समान ही होता था, उसको जैसे ही आप पानी में डालते तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता था। और कभी कभी तो जो होता है, जिस बर्तन में आप डालते हो वो भी ख़राब हो जाता है, इतने हीट उसमें प्रोड्यूस होता है। और ठीक है, अगर चाहो तो आप उसमें चाय भी बहुत इजीली बना सकती हो। ये रिएक्शन अगर आप घर पे करके देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन कभी भी रिएक्शन करना तो अपने बड़ों के उपस्थिति में करना, क्योंकि इससे जो है मुंह हाथ जलने का भी चांसेस बन जाता है। ठीक है, हीट की वजह से जो आपका स्टीम निकलेगा उससे हाथ जलने का भी डर होता है, और आसपास जो है काफ़ी ख़राब होने का माहौल भी माने रखता है। तो ये चीज़ें जो आप करना तो बड़ों को उपस्थिति में ही करना। सम टाइम जो हम देखेंगे कि इसका जो कंडीशन होगा, अगर टेम्परेचर, प्रेशर और जो कैटालिसिस होते हैं उसमें क्या इसका रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन आपके समक्ष दिया भी है, जैसे CO, आपको पता है CO जो होता है गैस फॉर्म में होता है, और H2O जो होता है वो भी गैस के फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो है CH3OH यानी जो है ये लिक्विड के फॉर्म में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। इसी तरह से जो है 6HCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया गया, जो कि एक्वा फॉर्म में था, और इसको जो है H2O में यानी जो है ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, और इससे जो हमारा जो प्राप्त हुआ है वो AQ में प्राप्त हुआ, और इसके साथ जो है गैस की फॉर्मेशन हुई है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो होते हैं आपको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी भी है। Some important tips for balancing a chemical equation. Use the simplest possible set of Walsh number coefficient to balance a chemical equation. Normally, we do not return to the frictionally coefficient in such a equation as molecules are not available in the frictions. We multiply the equation by approximate number and ensure the entire equation has a Walsh number coefficient. Do not change to subscript into the formula of reactants or of product due to balancing, as that may be change the identity of the substance. For example, 2NO2 mean 2 molecules of nitrogen oxide, but if we double the subscript we get N2O4 will there formulate a dinitro tetraoxide. Is complete different compound. यहाँ पर दोस्तों एक बात की जो है बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बताया कि कोई भी सिंपलेस्ट अगर आप लिखते हो केमिकल इक्वेशन, तो ये बहुत समझदारी से लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी अगर हम नया बदलते हैं तो वो मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए, ये यानी गुणा के फॉर्म में होना चाहिए, न कि पावर के फॉर्म में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सारे इक्वेशन जो होती है आपका चेंज हो जाता है। यही बात जो है यहाँ पर बताया गया है सेकेंड पॉइंट में, कि अगर आपने, ठीक है, कि अगर चेंज कर दिया, एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप 2NO2 लिखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। लेकिन वही अगर आप चेंज कर देते हो, इसकी स्क्रिप्ट गलत लिख देते हो, HN2O4 कर देते हो, तो इसके जो मतलब ही होता है जो चेंज हो जाता है बिल्कुल ही, ये डाइनाइट्रो टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कम्प्लीटली अलग कंपाउंड बना देता है। तो इसलिए कहते हैं केमिकल जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है, और ये जो होता है अपने ग्रुप जनों के समक्ष ही करना चाहिए, या अपने जिनको एक्सपेरिमेंट है इन चीज़ों को करने का है तरीका मालूम, उन्हीं के समक्ष करना चाहिए। अगर आप एक भी बैलेंस को जो है बिगाड़ देते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि सोडियम ही होता है, अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो ऐसे ही उसमें आग लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन सब बातों के लिए बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि आप इसको अपने टीचर के समक्ष या गुरुजन के समक्ष ही इन चीज़ों का जो है आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट कीजिए, तभी जाके आपको इसके बारे में समझ भी आएगा और इसको जो है आप बेहतर से इसको बारीकी को जान भी सकोगे। The next topic is a significance of balanced chemical equation. Significance. A qualitative is a chemical equation simply describe what is a reactants and product are. However, a balanced chemical equation give a lot of quantitative information about the chemical reaction. A balanced chemical equation tells us the number of atoms and molecules taking part in the reactions and the corresponding masses in the atomic mass unit, means AMU or U. The number of moles taking
taking part in the reaction with the corresponding masses in a grain. Second is the number of moles taking part in the reaction with the corresponding masses in a gram or in other convent unit. Relation between to the volume and the reactants and the product if all them are in the gaseous state. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कुछ हमें बैलेंस करने के समय कुछ बातों को जो है ध्यान रखना चाहिए, कुछ या वो समझना चाहिए, और इन चीज़ों का ध्यान जो रखना है बहुत ज़रूरी है, जिसको हम क्वांटिटीज के रूप में देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब भी आप कुछ लिखते हो, रिएक्शन लिखते हो, तो इस बात से करस्पॉन्डेंस बात रहती ये है कि इसको AMU या U से रिप्रेजेंट करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, तभी जाके जो है सही आंसर फॉर्मेशन बनती है। यहाँ पर सेकेंडली बात ये बताई गई है कि अगर आपको कोई भी मोल्स दिया हुआ है, कोई भी रिएक्शन दिया है, तो उसके मार्क्स के साथ आप ग्राम जरूर लगाइए, नहीं तो यह अधूरा बन जाता है। और मान लीजिए किसी रिएक्टेंस या प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो उसमें जो है गैसीय स्टेट में ही रहेगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। तभी तो कहते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अत्यंत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। लेट अंडरस्टैंड अ मोल्स एंड मार्क्स रिलेशनशिप. Let us consider a chemical reaction between nitrogen and hydrogen in presence of catalyst. Is nitrogen plus 3H2O. It is catalyst is 2NH3 means 2 moles of ammonia is a formation. We may multiply the entire equation by any number, say 100. We obtain 1 into 100 molecules plus 3 into 100 molecules is equal to 2 into 100 molecules of ammonia. Friend, here use a multiplication of entire equation of Avogadro numbers means 6.022 into 1023 is Avogadro number. We get 1 into 6.022 into 1023 plus 3 into 6.022 into 1023 is equal to 2 into 6.0022 into 1023. The molecules of ammonia. Same 6.022 into 1023 molecules of any substance constitute its 1 moles. Therefore, we can retain 1 mole of nitrogen plus 3 mole of hydrogen is equal to 2 moles of ammonia. Take a molar marks into the considerations. We can retain 1 into 28 grams of nitrogen, 3 into 2 grams of hydrogen, and 2 into 70 gram of ammonia, and 28 grams of nitrogen plus 6 gram of hydrogen and 34 gram of ammonia. Let us write our equation once again. N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. The 1 mole 3 moles of hydrogen, 2 moles of ammonia, and 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen, and 2 mole of ammonia. 28 gram of nitrogen, 6 gram of hydrogen, and 24 gram of ammonia. Remember, quantities of substance consuming a product can be determined only if we use a balanced chemical equation. The next topic is volume relationship for reaction involving a gases. Friend, the next topic is the volume relationship for reaction involving gases. The French scientist gave Lucer found that a volume of reactants and product in a gaseous state are related to each other by small integers, provided the volumes are measured at the same temperature and pressure. Le-Lucas is a discoverer of integer ratio volume relationship is actually the law of defined proportion by the volume. Remember the law of defined proportion studies in the lesson 3 atom and molecules was with the respect to masses. Let us take a following example. 2H2 plus O2. The formation is product is 2H2O. Here 2 volumes, 1 volume is equal to 2 volume. The samely 2 moles of hydrogen and plus 1 mole of oxygen. The formation of 2 moles of
water, according to the Avogadro law. Here, hydrogen, oxygen, and water vapors are at the same temperature and pressure, say 100 Celsius, and 1 atmospheric pressure. From this is a basic concept. We can conclude that if we take 100 ml of hydrogen and 50 ml of oxygen, we shall get 100 ml water vapors, and provided all volume are measured at the same temperature and pressure. Thus from our balanced chemical equation, we get a relationship between moles, mass, and volume of the reactants and product. This quantitative relationship has been found very useful in the chemical calculation. दोस्तों यहाँ पर जो है वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप बताई गई है रिएक्टेंट्स के साथ और गैसेस स्टेट के साथ, कहते हैं इसको जो सबसे पहले प्रतिपादित किया था गेल रोस्कस ने, जिन्होंने बताया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने साफ शब्दों में बताया था कि जो गैसेस रिलेशनशिप होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें इंटरजियर जो होते हैं प्रोवाइड्स करते हैं वॉल्यूम मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, और इसके लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने बताया था कि स्मॉल इंटीजर्स जो होते हैं उस पर जो है टेम्परेचर और प्रेशर का जो है प्रभाव रहता है। उसके बाद उन्होंने बताया था, आपको शायद याद भी हो कि हमने जो पिछले चैप्टर में किया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, उसमें हमने एक लॉ भी पढ़ा था और एक रेगुलेशन भी पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन ऑफ बाय वॉल्यूम। तो ये चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, शायद आपको याद भी हो या ना भी, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर जो है अप्लाई हो रही है। इसका जो है एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब हमने उस समय जब अवगाड्रो लॉ किया था तो उस समय ये फार्मूला मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अगर नहीं समझ है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख लेना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो हमने देखा था, अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन के जो है 4 यहाँ यानी 2H2O है और ऑक्सीजन O2 है और 2H2O में के रूप में आपके समक्ष है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि 2 वॉल्यूम है गया, हाइड्रोजन में रह गया, ऑक्सीजन में 1 वॉल्यूम लेंगे, और जो जल का निर्माण हुआ था उसमें से 2 वॉल्यूम लेंगे। तो आप कह सकते हो सिंपली शब्दों में कि जो इसका 2 मोल जो होगा हाइड्रोजन का होगा, 1 मोल जो होगा ऑक्सीजन का, और 2 मोल जो होगा वो जल का होगा। जहाँ की अगर आप अकॉर्डिंग टू द अगर उसको लेते हो, अवगाड्रो लॉस की रिगार्डिंग लेते हो, तो यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर जो है वेपर फॉर्म आर द सेम टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में 100 सेल्सियस पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रहेगा। और सेम जो है इसमें सारी बातें जो है उसकी वॉल्यूम, मोल और मास पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे जो है रिलेशनशिप यानी संबंध एक दूसरे के साथ काफ़ी बंधे रहते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है इनको कैलकुलेशन करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक, types of chemical reaction. Here, so far we have studied how to express a chemical change in form of an equation. We have also studied how to balance a chemical equation in order to derive usefully quantitative information. We can classify chemical reaction into following categories: combinations reactions, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. दोस्तों, हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं कि जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। जैसे कि आपने पढ़ा ही है अभी तक कि केमिकल इक्वेशन कैसे हम बैलेंस करते हैं, केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी जो हमारे समक्ष जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया किन किन रूपों में होती है। तो यहाँ पर बहुत से नाम दिए हुए हैं, जिसको आप संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। साथ में जो है हम संरक्षण या विक्रिय गंधता, अपचयन उपचयन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसमें जो है हम सारे टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो है क्या है, संयोजन यानी संयोजन अभिक्रिया, combination reaction. What do you mean to combination reaction? In combination reaction, as the name indicates, 2 or more substance means elements or compounds simply combine to form a new substance. For example, when a substance bond it is combined with the oxygen present in the air. In activity 4.1 we have see that a magnesium ribbon bond into the
drying lights. During the burn, it is combined with oxygen as same 2 mg plus O2, the formation of 2 MgO. Now try the same with the carbon plus oxygen, the formation of CO2. Further, let us take a few activity. फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, आपको पता ही है कि जब दो अभिक्रिया आपस में क्रिया करते हैं तो एक नई जो है उत्पादन होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब हम रिबन को जलाए थे तो उसमें जो है डेजिंग लाइट्स उत्पन्न हुई थी, यानी जो है तेज रोशनी उत्पन्न हुई थी। सेम जो है ऐसी अभिक्रिया अगर हम करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें जो है प्राप्त होगी। जैसे कि आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपको है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको प्राप्त होगी। उसी तरह से अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो है हम एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में आप याद रखना कि दो होते हैं, कोई भी रिएक्टेंस ले लो, कोई भी, वो जो होते हैं उत्पाद जो है एक बना देते हैं। यानी दो अभिक्रिया मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो ये आपने ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि दो पदार्थ जो होते हैं आपस में रिएक्शन करके एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। The most important activity, take a small amount of carbon calcium oxide CaO या quicklime in a beakers. Now slowly add water to it. Show the figure. Touch the side of the beaker with your hand. Do you feel any change in the temperature? Yes, it is warm to a touch. You might have seen that for whitewashing we put white solid material in the water, and after some time it is start to boiling. This white material is a calcium oxide and it is react with the water to form of calcium hydroxide. Temperature rise due to the evolution of the heat in the reaction between quicklime and water. This reaction can be expressed in the form of the following equation, that CaO react with H2O, यानी quicklime is react with water to formation of selected limbs या CaOH2. In the above reaction, calcium oxide, quicklime and water combine and form single product calcium hydroxide formation. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Friend, what is a combination reaction? A reaction in which a single product is formed for two or more reactants is known as combination reaction. In whitewashings, when you selected limbs is applied on the wall, it gradually react with the carbon dioxide from to atmosphere. Thus, the wall is colored calcium hydroxide. So, limbs is converted into the white calcium carbonate. After drying, it is give a white shining finish. This reaction can be written as follow: Ca bracket OH bracket 2 plus CO2 gas is equal to CaCO2 3 plus H2O. It means calcium carbonate is formation plus water is also formation. It's interesting to note that a chemical formula of Marvel is CaCO3. The formula is CaCO3. In a activity and 4.1 and 4.2, you have seen that is a lot of heat is involved during to the course of reaction. Such a reaction is which is a heat is released along with the formation of the product are called to the एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों, आपने जैसे अभी रिएक्शन देखा होगा, मैंने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप जो है चूना पत्थर को अगर पानी के साथ रिएक्ट करिएगा तो काफ़ी अमाउंट में जो है हीट प्रोड्यूस होगा। और मैंने आपको चेतावनी भी दिया था कि इसको जो है जब भी कीजिए अपने गुरु के समक्ष कीजिए या आप पेरेंट्स के समक्ष कीजिए, क्योंकि इससे बहुत हीट निकलती है। यहाँ पर बताया गया है ना कि बीकर का अगर आप छू के देखिएगा तो बहुत काफ़ी गर्म महसूस होगा। तो 100% है कि इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। आपको पता है कि जब एक
प्रोडक्ट जब बनता है, कब बनता है? जब दो रिएक्टेंट्स है आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसी तौर पे जो यहाँ पर बताया गया है, जब भी कोई रिएक्शन होती है और उससे जो हीट रिलीज़ होती है, वो जो हीट रिलीज़ होती है जो भी प्रोडक्ट बनने के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन होती है और इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। Other example of exothermic reaction are burning of natural gas CH4, use of cooking. CH4 is using of cooking. The reaction are CH4 plus 2O2 is equal to CO2 and H2O formations, carbon dioxide and water formation. Respiration and digestion both are exothermic process. This heat energy come from to the food that we eat. Do you know what types of food gives us energy? Food which we are take in form of rice, potatoes and bread contain a carbohydrate. You know that the food rice, potato, bread and other foods is give us carbohydrate is large amount. The carbohydrate are broken down into the glucose during to digestions. The glucose combined with the oxygen in the cells of our body and provide to energy to our body. Reaction are C6H12O6 is a glucose plus is a react with the oxygen, the formation of carbon dioxide plus energy. So it's a carbohydrate is a formations and give to energy. Similarly, the peoples who do physical work require a lot of energy and therefore require carbohydrate in the form of sugar, potato, rice, bread, etc. So friend, the hard working peoples are mainly use of a sugar, potato, rice, bread give a lot of energy because is a require a lot of energy. The decomposition of vegetable matter or biomass into the compost is also an example on the exothermic reaction. If you have a compost pit in your surrounding, you can absorb the yourself. The next topic is decomposition reaction. Decomposition reaction. What do you mean to the decomposition reaction? You have seen earlier that quicklime is a chuna patthar. Solution is used for the whitewashing of our houses. Have you ever thought how this quicklime is obtained? It is obtained by heating limestone is a Francis, yani Bati. Limestone we heat it give our limbs and carbon dioxide. Same reaction CaCO3, the heating by there is a formation of CaO plus CO2, carbon dioxide formation. This reaction is example of decomposition reaction. A decomposition reaction is there one is which is a compound decomposed into two or more than two substance element or compound. Let us now carry out some activity. दोस्तों यहाँ पर जो है वियोजन अभिक्रिया की बात में क्या बताई गई है, यानी वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हो। अभिक्रिया देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब ही समझ गए होंगे कि एक जो उत्पाद थी, ठीक है, और वो जो है कई उत्पाद में जो है कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम सिंपली कहते हैं अपघटन हो गया है उसमें, यानी वो बदल गया है। तो ऐसे ही आप जैसे कि आपको पता है चूना पत्थर के बारे में बताया गया है, अगर मान लीजिए चूना पत्थर को हमने पाउडर फॉर्म में बदल दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें से अगर हम पानी निकाल दें, क्या पानी निकाल दे अच्छे से हीट करके गर्म करके, जब गर्म करोगे तो पानी ऑटोमेटिक जो है उसमें से निकल जाएगा, और जैसे पानी निकल जाएगा आपके समक्ष जो होगा चूना पत्थर दोबारा ही जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो उल्टा प्रोसेसिंग होता है, देखिए संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उल्टा होती है प्रोसेसिंग। तो आप समझ ही गए होंगे
कि इसमें जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि एक उत्पाद जो होती है ये टूट के गर्म करने पर कई फॉर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, दो या दो से अधिक में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सेम जो है ये कम्पोजिशन रिएक्शन के उल्टा होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया का जो है उल्टा आपका वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब चलिए देखते हैं हम एक्टिविटी में हमारे समक्ष क्या बताया गया है। द एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 grams ऑफ ferrous sulfate in a hard glass test tube is shown in figure. Hold the test tube with a test tube holder and gently heat over to the flame. After heating for about 1 minute, observe the change in the color of ferrous sulfate. Smell the odor of the gas carefully. What do you observe? The greenish color of the ferrous sulfate crystal gradually fades away and a smell of burning of sulfate is found. The reaction is a FeSO4.7H2O heats a FeSO4 plus 7H2O formations. Ferric is the acid heat by the ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. The one product are formation of many product, yani 2 or more product are formed. Here ferric sulfate FeSO4.47H2O crystal first lose of water, then decompose of SO2 and SO3 gases. So important. Another example, आगे का जो वीडियो है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही जरूरी था। अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए। ठीक है, ये पार्ट में हमारा इतना था, हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे। application of heat, such a reaction fall in the category of thermal decomposition. The other name is a thermal decomposition. It's the most important for exam view. So in diagram, the evaporates of SO2 plus SO3 gas formation. Why formation? The heat of green color crystal of ferric sulfate, hardly taste of tube, the flame with the flame, they are produce of SO2 and SO3 plus oxygen. Their experiment is important for exam view. दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको जो है ख़ास तौर बताया गया है कि जब हम फेरिक सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, किसी भी फ्लेम से, तो उसमें जो आपको जब हीट होगा तो हीट से क्या होगा, इसमें जो है SO2 और SO3 की फॉर्मेशन होगी प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि हमने आपको बताया ही था कि जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है, तो इसमें जो होती है लार्ज अमाउंट में जो है एक प्रोडक्ट टूट के कई प्रोडक्टों में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो है कई प्रोडक्ट टूटे हैं और कई बने हैं, जैसे SO2 बना है और SO3 बना है, प्लस ऑक्सीजन भी निकला है। तो आप कह सकते हो ना कि एक की टूटने की वजह से कई फॉर्मेशन जो यहाँ पर वो एक केमिकल हुई है। तो इसी को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस एक्टिविटी से आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है या अपघटन अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, और इसको जो इसमें जो एनर्जी निकलती है उसमें थर्मल जो है रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit a rubber stopper in these holes. Insert graphite electrolyte in this rubber stop is shown in the picture. Connect this electrolyte to 6-volt battery. Clear show in this picture. The one battery is a 6-volt are connected to the positive and negative charge on their graphite electrolytes for a acidified water. The produce of oxygen gas and hydrogen gas. It is an electrolyte of water present in the. Now observe carefully what happens. You will find bubbles of gas over
both the electrolytes. Take a 2 test tubes, fill them with the water and invert them over 2 graphite electrolytes. Bubbles formed at the electrolytes are found to be replaced of water filled in the 2 test tube. After some time, observe the volume of the 2 gases. You will find that the volumes ratio of the 2 gases, oxygen and hydrogen, the ratio is 1:2. Carefully remove both the test tube containing these gases one by one and test them with the help of your tutor at the study center. The 2 gases are hydrogen and oxygen, and there is a volume are in the ratio of 2:1. Especially the gas occurs low. The decomposition of water in the experiment take place due to the electrical current that is a pass through the water. Friend, what is the electrolytics decomposition reaction? Electrolytics decomposition reaction means a reaction in which a compound decomposes due to electrical energy into 2 or more than 2 substance, element or compounds. It's called electrolytics decomposition reaction. Friend, what is a electrolytics decomposition reaction? A reaction in which a compound decomposes due to the electrical energy into 2 or more than 2 substance, element या compound. It's called electrolytics decomposition reaction. दोस्तों, इस जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा, इसमें जो है ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट जो होती है, आप ग्रेफाइट अपने घरों पर भी देख सकते हो। आपके जो पेंसिल बने होते हैं वो ग्रेफाइट से ही बने होते हैं। ग्रेफाइट को जो है एक जो है क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, लेकिन फिर भी ये धातु के कार्य करते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ग्रेफाइट जो है लगा दिया गया है और वो बिजली का सुचालक है, इसी वजह से क्या किया है, 6 वोल्ट बैटरी से उसको जोड़ दिया गया है। और उसमें जो है आपको केमिकल वाले जो घोल है उसमें जो है इसको रिएक्ट करने की कोशिश किया गया है। और आप देखोगे कि बबल्स के रूप में यहाँ पर जो है गैस फॉर्मेशन होती है। तो इसे आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की जो है फॉर्मेशन हुआ, जो कि बिल्कुल दर्शाता है कि ये 1:2 के फॉर्मेशन में हुआ है। आप ये सारे टेस्ट जब भी करो तो अपने जो है गुरु के समक्ष करो, अपने जो है स्टडी सेंटर के समक्ष करो जहाँ आप पढ़ते हो, तो ये काफ़ी सेफ्टी रहेगा। क्योंकि जो 6 वोल्ट की बैटरी होती है वो थोड़ा खतरनाक भी रहती है। तो ये रिएक्शन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण यही है कि आपने गैल लुईस लो आपने पढ़ा था, उसने बताया था कि 2:1 में ये रहती है। तो यहाँ पर जो है एक आपको डेफिनेशन दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है रिएक्शन होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि a reaction in which a compound is decomposed due to electrical energy into 2 or more than 2 substance। ठीक है, यानी एक कोई भी अगर आप कंपाउंड लेते हो, अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ उसको रिएक्शन करवाते हो, जैसे कि हमने 6 वोल्ट विद्युत धारा के साथ इसको रिएक्शन करवाया था, तो इस सारे फॉर्मेशन जो में होती जो है एक से कई जो है फॉर्मेशन मिलती है, यानी प्रोडक्ट आपको मिलता है, उत्पाद आपको प्राप्त होता है। वो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और आपको समझ में भी आ गया कि इसको 1:2 के में हमें जो फॉर्मेशन किया था, इसका वॉल्यूम जो था यानी आयतन जो थी 1:2 के हमें फॉर्मेशन से मिली थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना समझदारी नहीं मानी जाती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डिप्लेसमेंट रिएक्शन। For understanding this type of reaction, perform to the following activity. Friend, come do the activity. Take about 10 ml of diluted copper sulfate solution each of the 2 test tube and mark them as A and B. Now take 2 iron nails and clean them with the sandpaper. In the test tube, immerse 1 iron nails with their help of a thread as shown figure. After the nearly 20 minutes, observe the change are taking place on the surface of the iron nails and also in the color of copper sulfate solution. Compare the color of the solution in the test tube with
the color of the solution is a test tube B. What do you observe? The blue color of copper sulfate solution fades. Similarly, compare the colors of the iron nails displayed in a solution A with the other iron nails. You will see that the surface of the nails has become a brownish. Do you know why the iron nails become a brownish and the blue color of copper sulfate solution faded? Friend, see the diagram. A stand and clamps of the test tube. One take a test tube and clean iron nails are dropped and copper sulfate solution add a few seconds and 20 minutes after the fresh iron nails are converted to the nails after reaction is the brownish of color. To show this reaction is important. All this happens due to flowing chemical reaction iron, copper sulfate, ferrous sulfate plus copper. In this reaction, one element as iron has displaced another element. Copper form a copper sulfate solution, and these types of reaction fall in the category of displacement reaction. The displacement reaction is one in which one element displaces another element from its compound. Let's see the other example of displacement reaction. Zinc and copper sulfate make a zinc sulfate and copper is released. The same reaction is the most important for exam view displacement reaction. दोस्तों आपने जैसे कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी देखा है और समझा है और जाना है। ये एक्सपेरिमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें कॉपर को साथ जो है आपका लोहा का जो कील है उसके साथ किया गया है कॉपर सल्फेट रिएक्शन के साथ। आप देखिएगा कि जब आप इस कॉपर सल्फेट के घोल में ठीक है एक साफ आयरन के टुकड़े को डालते हो तो 20 मिनट के बाद देखिएगा कि उस पर जो है एक आपको ब्राउनिश कलर के जो है एक कवर चढ़ जाता है जो साफ दिखाता है कि उसने क्या किया है, रिएक्शन किया है और रिएक्शन करने के कारण ही इसका जो है रंग चेंज हो गया है। सेम ये रिएक्शन जो है अगर आप देखोगे वो तो एक एक्सपेरिमेंटल थी। अगर इसी को आप फार्मूला बेस्ड लिखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे Fe प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू FeSO4 प्लस कॉपर। आप यहाँ से ध्यान से देखना कि जो कॉपर सल्फेट जुड़ा हुआ था वो आयरन के साथ क्या किया है, रिएक्ट कर गया है और कॉपर जो है बाहर कर दिया है। ऐसे ही हुआ है रिएक्शन में ना। देखिए पहले आयरन जो था अकेला था लेकिन इधर साइड जो क्या कर दिया, फेरिस सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी इसी को ही जो हम कहते हैं डिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें विस्थापन में यही होता है कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट का स्थान जो है ग्रहण कर लेता है। तो इसे हम डिप्लेसमेंट रिएक्शन या कहते हो कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ हुआ है तो आप देखिएगा साफ नज़र आ रहा है आपको समक्ष कि जो जिंक है वो अकेला है और कॉपर जो है सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया है और कॉपर को जो है अलग कर दिया है। तो इस तरह से जो है इसमें एक जो कोई भी एलिमेंट है उसका दूसरा एलिमेंट जो है स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे ही हम कहते हैं डिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, क्योंकि आपने जितने भी इसके रिएक्शन पढ़े हैं कॉम्बिनेशंस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो CBSE हो चाहे NIOS हो, दोनों जगह ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप इसको मिस मत कीजिए, इसको सारे डेफिनेशन जो है वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि ये साइंस है और साइंस में आपको वर्ड टू वर्ड याद करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझे जो है कमेंट भी कर सकते हो। मुझे जिन बच्चों ने कमेंट किया है और जिनका प्रॉब्लम थी उनका मैंने सभी का प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन कर दिया है। ठीक है, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, सोचिए नहीं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। फ्रेंड, what is the new topic is double displacement reaction. For understanding this type of reaction, perform the following activity. Let's come to our activity. Take a two test tube and mark them A and B. In test tube A, take a near 4 ml of sodium sulfate solution, and in a test tube B, take near 4 ml of beryllium chloride solution. Now add a solution of test tube A to the solution of test tube B. What do you observe? A white substance is formed which is known as a precipitate.
This reaction can be written as Na2SO4 sodium sulfate plus beryllium chloride NbACl2 is equal to BaSO4, means beryllium sulfate white precipitate, and 2NaCl sodium chloride. Friend, see the picture. The one test tube A and other is a test tube B. The A test tube is a solution of BaSO2 and other is a Na2SO4. The mix with each other, the formation of BaSO4 PPT, means white colored is a formation. Precipitation is a reaction between sodium sulfate and beryllium chloride. It is the most important exam view. It is a reaction of double displacement reaction. The formation of PPT formation of two reaction BaSO2 plus Na2SO4. The white PPT of BaSO4 is formed by the reaction of Ba ions and SO4 ions. The other product formed a sodium chloride which remain in a solution. Reaction in which there is an exchange of ion between two reactants are called to double displacement reaction. फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन योर कंपाउंड। दोस्तों, आपने जैसे कि यहाँ पर देखा है कि जो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और एग्जामिनरों का सदैव ही फेवरेट रहा है। तो इसमें जो है सिंपली आपको सेम वैसे एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें भी दो जो है टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको जो है BaSO2 का सोल्यूशन रखना है और दूसरे में जो है Na2SO4 की सोल्यूशन रखना है। जब इन सोल्यूशनों को जो आपस में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप जब मिलाओगे, मिक्स करोगे, तो आपके समक्ष जो होगा एक PPT वाइट कलर का जो है फॉर्मेशन होगा। वाइट कलर का जो PPT फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली में रिएक्शन BaSO4 की जो है फॉर्मेशन की वजह से होता है। इसमें जो कैटायंस थी आयंस यानी आयनिक और जो नेगेटिव कह लो, एक पॉजिटिव टर्म कर लो, जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। तो इसमें सिंपली बात ये होती है कि डबल डिप्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये होती है कि एक दूसरे का वो क्या करते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये याद रखना। उसमें जो था एक रिएक्शन, देखिए जो हमें डिप्लेसमेंट रिएक्शन हमने किया था उसमें सिर्फ एक था, यानी विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक था कि एक का स्थान दूसरा ले लेता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान है कि मान लो दो बच्चा उधर से उठाया, दो बच्चा इधर से उठाया और दोनों ने क्या किया, एक दूसरे का स्थान ले लिया है। तो यही रिएक्शन कुछ ऐसा ही बताता है कि रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू द रिएक्टेंट्स। देखिए आयन का क्या करते हैं लोग, एक्सचेंज कर लेते हैं। और डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को क्या कहते हैं हम, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। जहाँ पर यहाँ देखिए जैसे कि BaCO2 है और द Na2SO4 है, तो वो उधर साइड ज्वाइंट हो जाएगा, तो Na2Cl2 बन जाएगा, अदर बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पर बना है ना BaSO4। तो यही बात यहाँ आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपने थर्ड दिख रहा होगा आपके समक्ष जो है, उसमें देखिएगा कि BaCl2 जो है ऐड कर दिया गया है, इसमें बन गया है BaCl2 बन गया है, जिसके कारण क्या हुआ, रिएक्शन के होने के पश्चात जब BaSO4 ने जो है अपना स्थान ग्रहण कर लिया और आपके समक्ष जो है PPT बना के तैयार कर दिया। तो इस तरह से जो है प्रेसिपिटेट हम बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान रहता है। आप जो है लैब में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने अध्यापक के समक्ष, क्योंकि ये अत्यंत इम्पोर्टेंट रहता है और बड़े बड़े स्कूलों में जो है एक्सपेरिमेंट अवश्य ही करवाया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों को समझ भी आती है और उनके जो है आंखों देखा ये सारे हाल भी जान जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके। अब देखते हैं हम कि जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कंपाउंड के साथ है वो क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस मींस रिडक्स रिएक्शन। Friend, it is important for exam view redox reaction. In order to understand the redox reaction, let us perform a following activity. Here this experiment, take a Chinese dish containing near 2 grams of copper powders and heat it as strongly as a shown figure. What do you observe? Copper powder become a black. Why? This is because when the oxygen combined with the copper oxide is formed, which is a black in color. This reaction can be written as 2 copper plus oxygen and heating is a 2 CuO in blacks. Black copper is a formation. It is the most important reaction for exam view.
Friend, here is a clearly show this picture. The Chinese bricks and heating by the flame of copper powder. After the heatings, the formation of black powder. It is the most important experiment. Here now, if you pass hydrogen gas over this black powder, copper oxide, you will be observed that the surface of the black powder become a brown, which is the origin color of the copper. This reaction can be written as copper oxide plus hydrogen, a formation of copper, brown, and release of H2O, water. In reaction, 21 copper gain oxygen and it is said to be oxidized. In reaction, 22 copper oxidizing loss of oxygen is said to be reduced. Hydrogen in this reaction is a gaining oxygen and it thus beginning oxidizing. When a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized, and when a substance loses of oxygen during a reaction, it is said to be reduced. Thus, in this reaction, during the reaction process, one reactants get oxidized while their other get reduced. Such a reaction are called oxidation reduction reactions or redox reaction. This can be depicted in the following way. फ्रेंड, आपने जैसे कि देखा है, यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कॉपर के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, आपके लिए जो है ये चित्र ही सब कुछ बताने की काफ़ी काबिलियत रखता है। इस चित्र से ये आपको सारा कुछ समझ में आ जाता होगा कि इसमें चाइनीज़ डिश है। चाइनीज़ डिश को जो है एक ट्रिपलोड स्टैंड के पे रखा गया है और उसमें जो है कुछ कॉपर पाउडर, जैसे कि आप ब्राउनी कलर देख रहे होगे, कॉपर रखा गया है और उसको हीट किया गया है। कहते हैं दोस्तों, जब इसको हीट करते हैं कॉपर पाउडर को, तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द हीटिंग जब आप देखोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा होता है। और इसका रिएक्शन आप देखते भी होंगे। जब मान लो कोई कॉपर को आप जलाते हो, देखा है कभी एक्सपेरिमेंट करके घर पे, एक वायर ले लो कॉपर का और उसको जलाओ, हीट करो, देखो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है पाउडर फॉर्म में उन्होंने कॉपर को हीट किया है। आप अगर आपके पास समक्ष कुछ भी नहीं है तो आप जो है एक वायर भी ले सकती हो। कॉपर वायर तो सभी के पास होते ही होते हैं घर में, तो उसको जला कर देखो, बिल्कुल काला बन जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं देखा होगा ना, तो जहाँ भी जो रैक पिकर्स होते हैं, जहाँ पर कबाड़ उबाड़ जलाए जाते हैं और जहाँ पर एक कबाड़ के दुकान होते हैं, वहाँ पर वो अक्सर ऐसे ही काम किया करते हैं, कॉपर को जला रहे होते हैं। तो देखना कि वो 100% पूरे के पूरे जो होता है ब्लैक हो जाता है। आखिर ब्लैक क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये समझना अत्यंत आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण ये बनता है कि इसमें जो है रिडक्स रिएक्शन होती है। दोस्तों, क्या होती है? रिडक्स रिएक्शन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिएगा कि मैं रिडक्स रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में भी रिडक्स रिएक्शन ही कहते हैं। अगर और हिंदी में जाओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो डेफिनेशन जो है आपके बुक में प्रोवाइड्स होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ फिर भी। कहते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, देखिए इसमें क्या करता है, गेन करता है। गेन का मतलब होता है ये जो है लेता है, और ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन इट इज सेड टू ऑक्सीडाइजिंग एंड द सब्सटेंस लूज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेड टू रिड्यूस। देखिए ऑक्सीडाइजिंग कब होता है? जब ऑक्सीजन को ये गेन करता है। और जो रिड्यूसिंग कब होती है? जब ये लूज़ करता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो है खो देता है। जब वो प्राप्त करता है तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होती है। जब अपना ये ऑक्सीजन को खो देता है तो वहाँ पर रिड्यूसिंग कर देती है। तो इस तरह से जो है ये आपके समक्ष जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग यानी अपचयन उपचयन की जो अभिक्रिया है वो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ है। कहते हैं इसी प्रोसेसिंग को अगर हम आगे लेके चले, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस ऑन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइजिंग विल देयर अदर गेट रिड्यूस सच रिएक्शन इज कॉल्ड टू ऑक्सीडाइज। देखिए इसमें कहा गया है कि रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइजिंग कर देता है, अदर रिड्यूस कर देता है, तो उसको जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या सिंपली शब्दों में कह दिया जाए तो रिडक्स रिएक्शन कहते हैं, जो कि कुछ आप इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकती हो। Here example of reduction on and oxidation reaction. Show this is a reaction copper oxide plus hydrogen is a make a copper plus H2 यानी water. Friend, the one side is reduction and other side is a oxidation. It is a clear understanding. In the verb Chems is a copper oxide provided to oxygen and therefore is the oxidizing agent, and hydrogen take this oxygen and therefore is the reduced agent. In a redox reaction, an oxidizing agent is reduced and reducing agent is oxidizing.
Some other example of redox reaction are zinc ZNO plus carbon heating for the and formation of Zn plus CO. The other example MnO2 plus 4HCl HCl. The formation of MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. In all the reaction you have seen that one piece is oxidized and other is reduced. There is a no oxidation without reductions and there is a no reductions without oxidation. This aspect of reduction reaction will be examined to body in term of electron gain and electron loss in the following reaction. दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर जो है कैसे अपचयन और कैसे उपचयन होती है, तो ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। आप यहाँ पर जो है सिंपली देख सकते हो कि रिडक्शन में क्या हुआ है, कॉपर ने जो है यहाँ पर छोड़ दिया है, त्याग दिया है, ऑक्सीजन को क्या किया है यहाँ पर त्याग दिया है, जिसको हम लूज कह देते हैं, छोड़ दिया ना। देखो यहाँ पर CuO था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो जो था अकेला था, लेकिन अदर में ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। जो ये जुड़ा इसलिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जो उसने त्यागा तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इस तरह से जो है सारी प्रोसेसिंग जो है बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अगला एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो यहाँ पर जो है अगला एग्जाम्पल भी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखिए जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कॉपर जो है अकेला है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, जिंक ने क्या किया है, त्याग दिया है ऑक्सीजन को, और कॉपर के साथ क्या किया है, जुड़ गया है। तो उसी तरह से जो है MnO2 के साथ भी हुआ है और HCl के साथ भी हुआ है, जहाँ पर MnCl के साथ ज्वाइंट हो गया है और यहाँ पर जो है 2H2O का निर्माण हुआ है प्लस क्लोरीन का भी निर्माण हुआ है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा जो है आपके समक्ष एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अगर सिंपली तौर पे अगर देखना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो इसमें यही बात बताई गई है कि देयर इज़ अ नो ऑक्सीडेशन विदाउट रिडक्शन। देखिए यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट बता रहा है कि बिना ऑक्सीडेशन का आपका रिडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर नो रिडक्शन विदाउट ऑक्सीडेशन, यानी एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगर एक होगा तो दूसरा जो है 100% दूसरा भी होना जो है लाजमी है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है इसके रिएक्शन के लिए। तो इसमें सिंपली बात याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का जो होती है लॉस होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखती हुई है। द नेक्स्ट टॉपिक इज redox reaction is a term of electron gain and electron loss. You just learn oxidation and reduction is a term of gain and loss of oxygen and hydrogen. However, to define a redox reaction in this way to the confined to only a few reaction. Let us consider of reaction copper plus Cu plus I is equal to Cui 2 and Fe plus S is equal to heating FeS. This reaction do not involve any gain or loss of oxygen and hydrogen. Let this oxidation reaction in this reaction. The Cu means an iodine is equal to copper iodide, means Cu plus I2 is equal to Cui2. Can be written to two-step flowings. Cu is equal to Cu2 positive, the plus 2e electron. The second step is iodine I2 plus 2e minus, the formation of iodine ion negative. In step 1 as copper atom lose the 2 electron to become a corpus ion Cu positive, and step 2 iodine gain a 2 electron and get a converted into 2 iodine ion. Here we say copper is oxidized by losing electron and iodine is reduced by gain electron. Thus a reaction in which a species lost electron is called on the oxidation reaction and
A reaction in which a species gain an electron is called to the reduction reaction. The substance which is oxidizing the other substance is known as an oxidizing agent, and oxidizing agent get reduced during to the reaction. Like views, their substance which is reduced the other substance is known as the reducing agent. A reducing agent get oxidizing during to the reaction. In a reaction, copper act as a reducing agent and iodine as a oxidizing agent. Similarly, in the reaction, iron act as a reducing agent and sulfur as on the oxidizing agent. Step first, Fe is equal to Fe2 positive plus 2E negative. Iron, ferrous and electron. Atoms iron. Step 2, S plus 2E negatives as formation S2 negative sulfide ion. Now you can answer the following in the provides reducing agent, oxidizing agent, element which is oxidized, and element which is the reduce. Gain of electron is reducing and the loss of electron is oxidations. As I mentioned earlier, oxidation and reducing process occur simultaneously. The concept of flowing displacement reaction Zn plus CuSO4 is equal to ZnSO4 plus Cu. The Zn plus Cu positive and Zn2 is positive plus copper. Here Zn lose electron and get converted into the Zn2 positive. This electron lost by zinc and gained by the zinc 2 ions which get converted into the copper. This broad definition of the reaction and oxidation can be applied to maybe more reaction. A few more examples for redox reaction are given below. Fe2O3 plus 2Al is equal to L2O3 plus 2Fe and same is other example. दोस्तों यहाँ पर जो है हर तरह के जो है रिएक्शन के बारे में हमने जाना और समझने की कोशिश किया कि कैसे वो पॉजिटिव होता है और कैसे ये नेगेटिव होता है। कहते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया जो होती है दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी रिएक्शन होता है उसमें इसमें आपको इतना बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि जब ऑक्सीडेशन यानी अपचयन जो होगा तो आपको जो है इसमें लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और जब उपचयन होगा तो ये गेन करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिड्यूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये एग्जाम व्यू से। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि रिड्यूसिंग क्या किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ही आप समझ चुके होंगे और रिड्यूसिंग का मतलब भी आप समझ गए हो। तो इसमें जो है कई स्टेप से इसको जो है प्रभावित करने की कोशिश भी किया गया है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो मेंशन किया गया है कि जो है Zn जिंक एंड कॉपर सल्फेट लिया गया है। जो फॉर्मेशन हुआ है जिंक सल्फेट जो है फॉर्मेशन हुआ है और कॉपर जो है इसके रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिंक जो है पॉजिटिव में है और कॉपर भी पॉजिटिव है। इसके साथ जो है रिएक्शन यहाँ पर जिंक पॉजिटिव में आ गया है, कॉपर को उधर रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जिंक ने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट किया है Zn पॉजिटिव के साथ। ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किया है और गेन किया है कॉपर पॉजिटिव आयन के साथ। तो इस तरह से जो है कन्वर्ट करके उसने कॉपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सारे रिएक्शन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम व्यू से और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी काफ़ी मायने रखता है आप लोगों के लिए भी। फ्रेंड, द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इफेक्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। वी हैव स्टडी डिफरेंट types of chemical reaction in the preview section. Out of this reaction, redox reaction are very important in our lives. We would be like to discuss cohesion in the view of the economical importance. Density is also important is a view of the direct link with the our food and available. Both of this cohesion and density are the resulting of redox reaction. The cohesions and density. What is the cohesions and what is the density? There is important for exam view. Here, a substance capable of destroying of bacteria is called to the disinfectant or a bactericide or antiseptic. Most effective of disinfectants are strong oxidizers, a bleach, oxidizing color compound to be other substance which are not colored. Maybe disinfectants is including of chlorines
which are available in a different form as a solid compound such as calcium hydrochlorides are oxidizing agent. In on the oxyacetylene torch used to the welding or cutting of metal acetates in their oxidizing and produce very high temperature. दोस्तों यहाँ पर जो हमने पढ़ा है और समझने की कोशिश अब करना है वो ये करना है कि जो हमारे जो है दिनचर्या में जो है हमेशा यूज़ होता है। आप समझिएगा, पूछिएगा मुझसे कि क्या है जो हम दिनचर्या में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कोरिजन, यानी कोरिजन का मतलब होता है संरक्षण यानी जंग लगना, और डेंसिटी का मतलब तो होता है विकृत गंधता। दोस्तों आप सोचिएगा विकृत गंधता क्या है, तभी कहता हूँ ना इंग्लिश और हिंदी के शब्दों में बहुत अंतर होता है और हिंदी जो है बहुत ही टफ होता है। चलिए संरक्षण का मतलब समझ जाइएगा या जंग लगना तो समझ जाइएगा, लेकिन आप विकृत गंधता आपको समक्ष में बोलूँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि आखिर विकृत गंधता का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर जो है हम इसी के बारे में जानेंगे। आपको पता है कोरिएजन जो होती है हमारे अगर आपने घर बना रहे हो तो हर जगह जो है लोहे से बने हुए चीज़ आपके समक्ष रहता ही रहता है, ठीक है। और रेंडिसिटी जो होती है यानी विकृत गंधता होती है उसके बारे में भी आप जानते हो, फिर भी अभी अनभिज्ञ हो, क्योंकि मैंने अभी आपको क्लियर बताया नहीं कि होता क्या है ये। तो इसी के बारे में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में जो है इसका क्या महत्व है। आप लोग तो आए दिन देखते ही हो, या आपके जो बच्चे हो या भाई बहन हो कोई भी हो, देखते हो चिप्स लेके आते हैं और खाने लग जाते हैं। आखिर चिप्स खाते हैं, आपको पता है कि कोई भी चीज़ को हम बाहर छोड़ दें कुछ समय के लिए तो चिप्स तो ख़राब हो जाता है, लेकिन ये चिप्स ख़राब क्यों नहीं होती है, आखिर किस लिए ख़राब नहीं होती है। तो आप सोचिएगा कि उसमें कुछ गैस भरी रहती है। चलिए बात आपकी सही है, गैस रहती है। तो ये जो गैस भरी जाती है, जो गैस होता है जो संरक्षण करता है इन चीज़ों का, तो उसी को तो हम विकृत गंधता कहते हैं। तो यही बात कि जो है हम अभी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर विकृत गंधता जो होती है इसकी क्या विशेषता है, और दूसरा जो कोरिएजन्स है यानी जंग लगना आखिर किस बेस पे आधारित होती है और इसके लिए कौन कौन चीज़ जो है इसका कारक बनता है, और इन्हीं कारक के बारे में जो है हम यहाँ पर समझेंगे। The what is the first topic is coresions. Coresion is the destructive chemical process in which the metal are oxidized in the presence of air and moisture. Friend, coresion as oxidized presence of air and moisture, the rusting of iron, producing of silver, development of green coating of copper, brass, bronzes are few examples of coresion. It's a causal inverse damage to the bridge, ship, car, and to be all machines which are made of iron or steel. The damage and effort take a prevent a costal several crores or rupees of year. Preventing coercion is a big challenge for a industrially development country like our. दोस्तों यहाँ पर जो है coercion के बारे में बताया गया है संरक्षण के लिए कि आपको पता ही होगा कि रस्टिंग यानी जो जंग लगने के कारण जो है न जाने कितना चीज़ जो है हमारा बर्बाद हो जाता है। चाहे आपको समक्ष जो है ब्रिज हो, शिप हो, कार हो या कई तरह के मशीन है, तो उन सारे बर्बाद हो जाते हैं। आखिर बर्बाद होने के कारण क्या होता है, इसके लिए दो ही चीज़ जो है उत्तरदायी होती है, एक जो होती है हवा और दूसरा जो होता है मॉइस्चर यानी नमी। ये दोनों चीज़ जो होती है कोई भी मटेरियल को ख़राब करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है। आपको पता है बड़े बड़े पुल जो होते हैं धराशायी हो जाते हैं थोड़े से जंग लगने के कारण। तो लेकिन जंग तो लग जाते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, जो रेलवे चलती है जिसको पटरी आप लोग कहते हो, आखिर उसमें जंग क्यों नहीं लगती है। ये क्वेश्चन है आपके समक्ष कि जो पटरी होती है रेल की, यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ साफ बताया गया कि ब्रिज हो, सीप हो, कार हो, सब के सब जो है कोरिजन की वजह से जो है ख़राब हो जाती है, रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाती है। और हमारे जो है कहते हैं लाखों रुपया जो है हर साल सरकार की इसमें बर्बाद हो जाता है इस डैमेज की वजह से। तो रेलवे की जो पटरी होती है वो सालों साल क्यों टिकी रहती है, आखिर उसमें जंग क्यों नहीं लगता है। सोचिए एवं विचार कीजिए और मुझे जो कमेंट जरूर कीजिएगा आखिर क्यों होता है इसका कारण। ठीक है, ये आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा जो है मुझे कमेंट करके भेजता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर जो हमारे रेल की पटरी होती है उसमें जंग क्यों नहीं लगती है, क्या कारण है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा मुझे कमेंट करता है। लेट्स कम टू द अवर एक्टिविटी। टेक a 3 small beaker and mark them as A, B and C. In each
beaker, put a 3 grams of iron nails. In a beaker, nothing is added to, but its mouth is covered with the water glasses. In a beaker B, add a few drops of water and make the iron nails bathe. And leave the beaker B open. Is exposed to the atmosphere. In a beaker C, add enough water to cover the nails completely. Leave all the beakers for about 3 days. Observe the change in all the beaker. Iron nails beaker A are not affected. In beaker B, the iron nails are rusting, and beaker C again the iron nails are not affected. Now, write the condition of the rusting on the base of your findings. Friend, see the picture. Same experiment here. The first is A is dry ears and totally covered. Second is the little amount of water are filled B beakers and beakers are open. Third is a C part. There is use of digital water and covered by the glasses. How does one prevent a corrosion? There are several methods of protecting method for corrosion, especially iron for rusting. How does the prevent of corrosion? Let's the first point. Plating the metals iron with a thin layer of less easily oxidized metal like nickels and chromiums. This plating keep out of air, oxygen and moisture, which are the main causes of corrosion. Secondly is a coating connecting with the metal with the more reactive metal or with the metal which is the more easily oxidized. For example, iron is connected to the magnesium or coated with a zinc for protecting it from corrosions. Iron rod are dipped in the molten zincs to create a layer on their surface. This process of zinc coating over iron is called galvanization. The finally is the apply is a protective coating such a paint. दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो है इसको पता लगाने के लिए कि जो जंग लगती है वो किन कारणों से लगती है, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है जिसमें 3 बीकर लिया गया है, एक जिसका नाम दिया गया है ABC और इसमें जो है कुछ कील लिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, आयरन नेल्स को पहले बीकर में रखा गया है और उसको जो है पूरी तरह से जो है एयर कंटेनर बनाया गया है। इसमें एयर का जो है कुछ मात्रा भी जाने नहीं दिया गया है और ना जाए इसलिए जो है इसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। बी में क्या किया गया है, उसमें जो है आयरन नेल्स रखे गए हैं यानी जो है कील रखे गए हैं और वाटर से कुछ हद तक भर दिया गया है और इसके बीकर को जो है क्लोज नहीं किया गया है यानी खुला छोड़ दिया गया है। ठीक है, और थर्डली में क्या किया गया है, इसमें डिजिटल वाटर लिया गया है। दोस्तों यहाँ साधारण वाटर की बात नहीं किया जा रहा है, डिजिटल वाटर का जो फार्मूला जैसे कि आपको पता है कि H2O होता है तो डिजिटल वाटर होता है उसका D2O होता है। ठीक है, तो डिजिटल वाटर जो है आपको देखोगे कहीं भी लैब देखोगे वहाँ पर ये मिल जाता है आसानी से। ठीक है, या नहीं अगर आपको पता हुआ तो किसी भी जो है लैब में जाओगे जहाँ पर ब्लड टेस्टिंग होता है उससे पूछना कि डिजिटल वाटर क्या होता है तो वो आपको दिखाएगा कि डिजिटल वाटर ऐसा होता है। तो ये आप देख सकते हो। तो उसको क्या किया गया है, कील को उसमें डुबा दिया गया फुल्ली डिजिटल वाटर में और उसको ऊपर से क्या कर दिया गया, बिल्कुल कवर कर दिया गया है। उसके पश्चात 3 दिन के बाद इसको ऑब्जर्व किया गया है कि आखिर इसमें क्या चेंजेस आए हैं। ठीक, क्या इसका फ़र्क हुआ है। तो इसमें जो चेंजेस ये आएगा, जो ए वीकर होगा उसके कील में जो है जंग नहीं लगेगा। इसका कारण क्या बनता है, क्योंकि उसमें जो है ना तो हवा गई है और ना ही इसमें जो है मॉइस्चर गया है, क्योंकि खुला रहता तो ऑक्सीजन जाता और इसको जो है रिएक्ट करता और इसमें जंग लग जाती। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया ना कि जंग लगने के लिए हवा और जो है मॉइस्चर, ठीक है, यानी जो नमी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बी में भी है, बी में दोनों कंडीशन जो है इसको प्रोवाइड्स मिला है, ये खुला भी है और हवा भी जा रहा है, यानी नमी भी इसको मिला है और हवा भी मिला है। तो आप देखिएगा कि जो बी है बीकर वो बिल्कुल जो है उसमें जो है परत चढ़ चुकी है, यानी वो जो है जंग लग चुका है। अब थर्डली में बात बताई गई है, आपको पता होना चाहिए कि जो डिजिटल वाटर होता है, डिजिटल वाटर में जो होता है ना तो उसमें नमक होता है और ना ही अधिक मात्रा ऑक्सीजन होती है।
तो इसका मतलब जो है ये डिजिटल वाटर है, ना तो इसमें नमक है, यानी नमक की वजह से मॉइस्चर पैदा होती है, और न ही ऑक्सीजन है, और इसको ऊपर से ढक भी दिया गया है। तो इसलिए जो है आपको सी बीकर में भी जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना तो एयर है और ना ही मॉइस्चर है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो वाटर भरा गया था। दोस्तों, जो डिजिटल वाटर की जो क्वालिटी होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से डिपेंड करती है कि इसमें ना तो इसमें नमक होता है। आपको पता है जो वाटर आप पीते हो उसमें कुछ मात्रा में नमक होता है, यानी सोडियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसमें से सोडियम हम निकाल देते हैं तो वो जो होता है प्योर वाटर हो जाती है। आप इस बेस पे आप सिंपली तौर से जो अल्कोहल होता है उसको भी मान सकते हो। अल्कोहल भी कुछ इसी प्रक्रिया से ही बनाई जाती है जिस प्रक्रिया से जो है डिजिटल वाटर बनाई जाती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं जंग लगने की। दोस्तों, जंग लगने से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ये पहला आता है कि पहला तो आप ये करोगे कि आयरन प्लेटिंग करवा दोगे। ठीक है, आप देखते होगे कि किसी चीज़ में जंग नहीं लगती है तो उसका कारण ये होता है कि उसमें एक या दो मटेरियल को आपस में जो है कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा कि बहुत से खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें जंग नहीं लगता है। तो कारण यही होता है कि उसको दो मटेरियल को आपस में जो है मिक्स करके इसके निर्माण करवाया जाता है, जिससे कि लाखों साल तक जो है इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, दूसरी बात होती है कि अगर इसको बचाना है तो ग्लोबलाइजेशन करवा दीजिए। ठीक है, यानी वही बात यहाँ पर आता है कि इसमें मैग्नीशियम का हो, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉपर है उसमें जंग नहीं लगता है। एल्युमिनियम के जो बर्तनें होते हैं उसमें जंग नहीं लगता है। अगर एल्युमिनियम और लोहा को जो है आपस में जो है हम अटैच कर दें और आपस में हम रिएक्शन करवा दें तो हो सकता है कि इसमें जंग कभी लाइफ में नहीं लगता है। चाहे आप जितना मर्जी यूज़ कर लीजिए, जैसे मर्जी रखिए, जहाँ मर्जी रखिए, इसमें जो जंग कभी लाइफ में नहीं लगेगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो है बचा सकते हैं। इसमें निकिल या क्रोमियम जो भी है जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ में जो है अगर आपको जो है इसको बचाना है, ठीक है, अगर आपको जंग लगाने से बचाना है तो आप क्या कीजिए, जिसको पेंट कर दीजिए। पेंट करने से क्या होता है, पेंट की परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से जो है हवा और नमी से जो है वो संपर्क में नहीं आती है और आपका जो लोहा होता है, आयरन होता है, बच जाता है। आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर आपका स्नान घर हो या वहाँ पर लोहा का दरवाज़ा लगा हुआ हो तो देखिए कि बार बार उसमें पानी पड़ने की वजह से क्या होता है, उसके जो पेंट होते हैं उतर जाता है और धीरे धीरे जो होता है उसका आयरन में जो होता है उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी खराब होने का एक कारण बन जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप याद रखना कि किस तरह से जो है हम लोहे को जो है खराब होने से बचा सकते हैं। इसके 3 मेथड का जो है मैंने यहाँ पर चर्चा किया है। आगे जो हमारे समक्ष है वो है रेंसिडिटी। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता कहते हैं यू माइट हैव यू टेस्टेड अ स्मेल फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट अ लॉन्ग टाइम, what do you find? You will find a lot of difference in the smell of fresh and stale oil ghee. Why does that happen? This happen because fat and oil undergoes to the oxidation and become a rancidity. This change is called to the rancidity. Oxidation of the fat oil result into the formation of acid. This acid give to unpleasant smell and bad taste. Many food items which are cooked or fried, oil, fat are kept in air tightly container for the sale. And keeping food items in the airtight container help to slow down to the oxidation process. Usually, substance which prevent oxidation, antioxidant and added to food items containing fats and oils. You know that the chips manufacturer usually fills bags of chips with the gas such as nitrogen to prevent oxidation of the oil present in a chip. आपको दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि विकृत गंधता जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोई भी खाद्य पदार्थ को सेव करने के लिए। आपको पता ही है कि इसमें जो होती है
आप कोई चीज़ को ताल के रखते हो और उसमें से जितने भी पानी होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हो सकता है कि इस मटेरियल को आप कई दिनों तक जो है संरक्षण करके रख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका कारण ये होता है कि उसके जो मॉइस्चर होते हैं और ऑयल जो होते हैं डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो ऐसे फूड को जो है कई दिनों तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। लेकिन जो चिप्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको बचा के रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि आप चिप्स लेके आते हो और उसको क्या करते हो, खाते हो थोड़ा सा और थोड़ा सा जो है छोड़ देते हो। कुछ घंटों के बाद आप देखते हो कि वो चिप्स जो होता है बिल्कुल मुलायम हो जाता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, यानी कुरकुरापन वो रहता नहीं है। तो कारण यही रहता है कि वो ऑक्सीजन और नमी के साथ जो है रिएक्शन कर गया। तो आप सोचिएगा कि भाई चिप्स जो है 10-10 दिन 20-20 दिन सालों साल रहते हैं और पैक रहते हैं, तो उनको ख़राब क्यों नहीं होता? तो इसका कारण यही है कि उस चीज़ों जो चिप्स होते हैं या कोई चीज़ होती है उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपको पता है बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते हैं सारे में देखते हो, तभी तो आप देखते हो कि चिप्स 2-4 होते हैं और उसमें जो है हवा फुल भरी हुई होती है और आपको लगता है कि बहुत बड़ा पैकेट है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरने से ये होता है कि चिप्स में जो है किसी तरह के जो है नमी और मॉइस्चर नहीं मिलती है और ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है इसको सालों साल तक इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कोई भी जो है चीज़ पैकेट्स को बचाने के लिए। इसी प्रकार जैसे कि आप अचार में भी आप नमक का यूज़ कर देते हो, जिसमें से पानी निकाल देते हो, ठीक है, या उसमें सिरका मिला देते हो, चाहे उसको ऑयल में डाल देते हो। ये सारे प्रोसेसिंग है जिसको कोई चीज़ को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। कोई चीज़ बचाने का सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो उसको बहुत ठंडा कर दो या उसको बहुत ही गर्म कर दो। तो दोनों कंडीशन में अगर नमी ख़त्म हो जाती है तो 100% जो है सेफ हो जाती है। यही कारण है कि जब सर्दियों में जो भोजन होती है कई दिनों तक टिक जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि विकृत गंधता क्या होती है। विकृत गंधता का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को संरक्षण करने का क्या तरीका हो सकता है। देखिए पहले में जो है हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, लो मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि उसको हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है वो फूड मटेरियल्स को है कि फूड मटेरियल्स को जो है कैसे संरक्षण किया जाता है। तो ये दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम व्यू से भी और आपके लिए भी काफ़ी मायने रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।